उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश का मौसम और प्रदेश का मौसम विविधता लिए होता है, लेकिन हमारे किसान भाई दिन रात खेतों में काम करते हैं। जब इतनी मेहनत के साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम उन्हें अच्छा मिलना चाहिए। तो कुछ बातों का और अधिक ध्यान रखें तो उनकी फसल से उनको उत्पादन और अधिक अच्छा मिल सकेगा। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सभी जानकारियाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि उन जानकारियों से आप लाभ लेकर अपनी फसल को से और अधिक लाभ ले सकें। आज भी हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। खेती के लिए हर साल अलग से बजट पेश होगा। बीकानेर की मूंगफली की विदेशों में भी मांग। कामा की 3 ग्राम पंचायतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध। पीएम किसान सम्मान निधि में केवाईसी जरूरी। और कुम्हेर में कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कृषि के लिए हर साल अलग से बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछले दिनों नए बजट की तैयारी के सिलसिले में किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कृषि के लिए हर साल अलग से बजट पेश किया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और इनसे जुड़े क्षेत्र राज्य की जीडीपी व अर्थव्यवस्था की धुरी है। सरकार इस साल के बजट के माध्यम से किसानों तथा पशुपालकों की समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को लगभग 16,800 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि का भुगतान कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में किसान प्रतिनिधियों सहित अन्य से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर आगामी बजट में समावेश किया जाएगा। बीकानेर की मंडियों में नई मूंगफली की आवक में तेजी आई है। यहां की मूंगफली के स्वाद के चलते चीन सहित अन्य देशों में अच्छी मांग देखी जा रही है। वैसे तो मूंगफली को गरीबों का मेवा माना जाता है, पर बीकानेर की मूंगफली की अपनी पहचान होने से चीन सहित दुनिया के देशों में अच्छी मांग देखी जा रही है। इन दिनों बीकानेर की मंडियों में नई मूंगफली की भारी आवक हो रही है। बीकानेर मंडी में मूंगफली की ढेरियां रेत के टीलों की तरह नजर आ रही हैं। बीकानेर की मूंगफली अपने स्वाद व बड़े दाने के कारण अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ की मूंगफली को चीन, इंडोनेशिया, ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड के साथ ही यूरोपीय देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार अब तक 1 लाख टन मूंगफली का निर्यात हो चुका है। करीब 200 गाड़ियां मूंगफली बांग्लादेश और पाकिस्तान को निर्यात की गई हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार 10,000 टन मूंगफली के तेल का भी निर्यात किया जा चुका है। बीकानेर मूंगफली निर्यात का बड़ा हब बनता जा रहा है। कामा क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है। किसानों को मायना नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कामा क्षेत्र में कनवाड़ा, छेछरवाड़ी और सुनारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले दर्जनों गांवों के किसानों को अब सिंचाई के लिए मायना नहर से पानी उपलब्ध कराया गया है।
इससे क्षेत्र के किसानों ने मंत्री जाहिदा का आभार जताया। साथ ही सिंचाई के लिए पानी मिलने से खुशी का माहौल बन गया है। कामा तहसील के कनवाड़ा, छिछरवाड़ी और सुनारा ग्राम पंचायत के दर्जनों गांव के लोग सिंचाई के लिए पानी की समस्या से परेशान थे। करीब 5 माह पहले मंत्री जाहिदा को समस्या से अवगत कराने पर समस्या का समाधान हो सका। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी से इंदौली से लेकर मुलाका तक माइनर नहर को खुदवाया और गुड़गांव केनाल से नहर में पानी पहुंचाया गया। इस नहर को और आगे तक ले जाने की योजना है ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इस माइनर नहर को गुड़गांव केनाल से लेकर केपी ट्रेन नहर तक जोड़ा जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक केवाईसी कराना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। जो किसान अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, उनको एक अवसर और देते हुए 15 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराने की अनुमति दी गई है। इस योजना में जिन किसानों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 दिसंबर तक ई मित्र पर जाकर या किसान पोर्टल से ई-केवाईसी करवा लें। ई मित्र पर ई-केवाईसी करवाने की दर भी तय है। किसान भाई 15 रुपये में ई मित्र पर यह कार्य करवा सकते हैं। सरकार के किसान पोर्टल पर और ऐप पर यह सुविधा बिना किसी शुल्क के यानी कि निःशुल्क उपलब्ध है। किसान भाई सुविधा अनुसार निकट के ई मित्र सेवा केंद्र पर या स्वयं पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी 15 दिसंबर तक अवश्य करवा लें। राजस्थान सरकार की कृषि श्रमिक संबल योजना के तहत कुम्हेर में 120 भूमिहीन महिला श्रमिकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा कृषि श्रमिक संबल योजना में कुम्हेर के आसपास की 4 ग्राम पंचायतों की 120 भूमिहीन श्रमिक महिलाओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण समापन अवसर पर कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के अधिष्ठाता मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय भान सिंह ने फल सब्जी रखरखाव के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न यंत्रों जैसे प्लो, कल्टीवेटर, डिस्क प्लो, हैरो आदि के साथ ही बुआई के उपयोग में आने वाले यंत्रों जैसे सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लांटर और खरपतवार निकालने वाले यंत्रों और हस्तचलित यंत्रों के उपयोग करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप निदेशक कृषि शस्य भरतपुर संभाग एस.के. सिंह ने भूमिहीन कृषकों को जुताई, बुआई, खरपतवार नियंत्रण में काम आने वाले हस्तचलित यंत्रों के उपयोग और उनके रखरखाव की तकनीकी जानकारी दी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को प्रयोगात्मक और व्यवहारिक जानकारी दी गई। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीरे की खेती में उन्नत कृषि क्रियाएं क्या हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर मोतीलाल महेरिया जी को। आप मसाला परियोजना प्रभारी हैं जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जीरे का उत्पादन निर्यात के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रश्न किया। जैसा कि जीरा की फसल की बात करें तो जीरा एक हमारे देश की प्रमुख मसाला की फसल है और जीरा की खेती बहुतायत से और मसालों की खेती हमारे देश में पुराने ज़माने से की जाती है और कई तरह के मसाले बहुतायत में उत्पादित किए जाते हैं। और हमारे देश में मसालों के ज़्यादा उत्पादन या बहुतायत से उत्पादन होने के कारण हमारा देश मसालों का देश कहा जाता है। और इसी मसालों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे 20 मई 1498 में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा अपने केरल प्रदेश के कालीकट पहुंचे थे, वो इसी मसालों के व्यापार के लिए। और जहां तक मसालों में जीरे की बात करते हैं तो जीरा एक महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा निर्यात की बात करते हैं तो मसालों में मिर्ची का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद अपन देखें
तो पिछले वर्ष जीरे का जो है 4425 करोड़ जीरे का निर्यात अपने देश से किया गया था। और निर्यात में अभी हमारे देश में कुछ हमारे प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे किसान भाई अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इसके कारण बाहर की कंट्री में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो किसान भाई इसके लिए जुडिशियस या न्यायोचित मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज़ करें, जिससे अपने निर्यात में बाधा नहीं आए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन देश के साथ साथ हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में जीरे का उत्पादन अच्छा होता है, ये बताएं ज़रा। जीरे के उत्पादन की जहां अपन बात करते हैं तो जीरा का उत्पादन हमारे राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों, जिसमें मुख्यतः अपने जोधपुर है, बाड़मेर है, नागौर है, सिरोही, जालोर, बीकानेर और इन ज़िलों में मुख्यतः हमारे राजस्थान में जीरे का उत्पादन किया जाता है। और जीरे के उत्पादन के लिए एक विशेष प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जिससे कि जीरा जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क जो ज़िले हैं वहीं उत्पादित किया जाता है। दूसरी फसलों के तरह ये हर एक जगह ये उत्पादन इसका नहीं किया जा सकता। और जीरे के उत्पादन के लिए रबी की मेन ये फसल जीरा है। और इसका जो है मौसम सर्दियों में एकदम शुष्क और ठंडी रातें होनी चाहिए और वायुमंडल में ज़्यादा अपने नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इस फसल में कीड़े और बीमारियों का ज़्यादा लगने की संभावना रहती है। इस कारण से इसकी खेती है जो हर एक जगह या हर एक ज़िले में नहीं की जा सकती है, सिर्फ पश्चिमी के राजस्थान के ही ज़िलों में इसकी खेती की जाती है। जो हमारे किसान भाई अभी अभी कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आज हम जीरे की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या उन्नत कृषि क्रियाएं होनी चाहिए, इस विषय पर हमारे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर मोतीलाल महेरिया जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को अब ये बताएं कि जीरे की फसल में कौन कौन सी किस्में अधिक उपयोगी होती हैं। आपने पूछा उन्नत किस्मों के बारे में। किसी फसल की पैदावार के लिए उन्नत किस्में बहुत ही ज़रूरी है और उन्नत किस्मों के द्वारा ही ज़्यादा पैदावार प्राप्त की जा सकती है। और जीरा एक मसाला की प्रमुख फसल होने के नाते इस फसल में जो मुख्य अभी जो उन्नत किस्में हैं, RZ19 है, RZ223 है, RZ209 है और GC4। ये RZ सीरीज़ की जो भी किस्में हैं हमारे कृषि महाविद्यालय जोबनेर से विकसित की गई है। और जो GC4 है, गुजरात जीरा 4, ये कृषि विश्वविद्यालय दांतीवाड़ा जहाँ सेंटर जगुदान सेंटर से विकसित 2005 में ये किस्म जो हमारे ब्लाइट और अन्य विल्ट है जो इसके प्रति प्रतिरोधी है। और इस किस्म में ये इन बीमारियों का प्रकोप कम होता है। और इस किस्म का जो तेल की जो वाष्पशील तेल की मात्रा है इसमें करीब 4% के करीब होती है। और ये बीमारी इसमें विल्ट कम लगने के कारण आज की तिथि में राजस्थान में करीब करीब जो जीरे की बुआई होती है जिसमें ये GC4 किस्म ही काम में ली जाती है। परंतु किसानों की अनभिज्ञता अज्ञानता के कारण किसान जो भी आजकल बाज़ार में कई तरह के प्राइवेट कंपनीज़ के बीज उपलब्ध है वो अलग अलग नाम से बाज़ार में बेचे जाते हैं और किसान अज्ञानता से उसी बीजों का ज़्यादातर प्रयोग करता है। तो मैं किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि किसान GC4 उन्नत बीज का ही काम में ले, जिससे अपनी पैदावार बढ़ा सके। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कौन कौन सी किस्में हमारे किसान भाइयों को लेनी चाहिए, लेकिन फसल अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीजों का उपचार किया जाए। तो बीजों उपचार के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा बताएं। बीजों उपचार किसी भी फसल में बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ जीरे की बात आती है तो ये जीरा अन्य फसलों के बजाय ज़्यादा सेंसिटिव या ज़्यादा बीमारियों के प्रति होती है। इस कारण से इसको बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी है। और बीज उपचार के लिए बीज क्योंकि बीमारी है जो या तो बीज और या ज़मीन के द्वारा ही फैलती है, तो किसान भाइयों इसके लिए बीज उपचार के लिए जो कार्बेंडिजम या थायराम्स 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में लेना चाहिए।
और इसके बाद जो यदि उगते हुए जीरे में किसी इंसेक्ट या दीमक का प्रकोप होने का जहाँ संभावना हो, वहाँ किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड आती है जो 7.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से काम में लेना चाहिए और इन्हीं के बाद ही अपन कल्चर से उपचारित करना चाहिए। बीजों को हमेशा उपचारित करने के लिए एक सीक्वेंस काम में लेनी चाहिए। पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और फिर कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इनसे उपचारित करने से जीरे की फसल में उगते हुए या उसकी शुरुआती दिनों में इसमें बीमारी और कीड़ा लगने के कम चांस रहते हैं और जिससे उत्पादकता बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को उन्नत किस्में बता दी, आपने बीजों उपचार की विधि बता दी, साथ में ये भी बताएं कि कौन सा समय उपयुक्त है इसकी बुआई के लिए। किसी भी फसल को बुआई के लिए उचित समय पर बुआई करना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यदि समय पर बुआई नहीं करेंगे तो कीड़े और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो जीरे की फसल की हम बात करते हैं तो जीरे की फसल के बुआई का सही समय नवंबर का पहला पखवाड़ा उपयुक्त समय है। यदि किसान भाई जीरे की बुआई यदि पहले कर देते हैं और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या तापक्रम ज़्यादा रहता है, जैसा कि इस साल हुआ है कि तापक्रम ज़्यादा होने के कारण जीरे की फसल का जर्मिनेशन बहुत कम हुआ है, और यदि जीरे की फसल की बुआई लेट करते हैं, यदि दिसंबर में करते हैं, तो उस टाइम टेम्परेचर या तापक्रम कम होने के कारण इसके जर्मिनेशन में दिक्कत आती है और जर्मिनेशन कम होता है और जीरे की पैदावार जो कम होती है। सबसे बड़ा एक कारण यही है कि किसान भाई अपने खेत में प्रॉपर जो प्लांट पॉपुलेशन है जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण पर हेक्टेयर जो उत्पादकता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे किसान भाइयों को बता रहे थे कि अज्ञानता की वजह से वो कुछ गलत उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो सही उर्वरक कौन कौन से हैं, कितनी मात्रा में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। उर्वरकों का सही समय और सही तरीका और सही मात्रा बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर किसान अज्ञानता के कारण सही जो संस्तुत मात्रा होती है वो मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उत्पादन कम मिल पाता है। तो किसान भाइयों से मैं चाहता हूं कि किसान भाई अपनी उर्वरक दें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, अपनी ज़मीन की जांच कराए और उसकी जांच में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर ही जो कितनी मात्रा देनी है उसका निर्धारण करें। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन जो अपने राजस्थान से सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को शुरू किया है, तो इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। तो ये ज़मीन टेस्ट कराने से पता लग जाता है कि हमारे ज़मीन में कौन सा तत्व कम है, तो उसी के अनुसार से निर्धारित करनी चाहिए इनकी मात्रा। और जीरे की फसल की जहाँ तक बात करते हैं अपन, जीरा में वैसे पोषक तत्वों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है जी। और इसमें बात करें तो सबसे पहले तो जो FIM होती है, गोबर की खाद, जो अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले डालनी चाहिए। और उर्वरकों की बात करते हैं तो हम उर्वरकों में नाइट्रोजन 30 किलो प्रति हेक्टेयर, 20 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जीरे की फसल में डालना चाहिए। और जीरे की फसल में जो उर्वरकों का प्रयोग है पोटेशियम और फास्फोरस का, तो बुआई के उर कर दें, और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो बुआई के समय, और बाकी आधी मात्रा जो जीरे की फसल 30-35 दिन की हो जाए तो उस समय सिंचाई के साथ ब्रॉडकास्टिंग करके देनी चाहिए। और जीरे की फसल में सल्फर 40 किलो प्रति हेक्टेयर और 10 किलो जिंक सल्फेट ये भी ज़रूर डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहे थे कि जो जलवायु है वो शुष्क होना चाहिए, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस फसल में, जीरे की फसल में सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाई, ये भी बताएं। जीरा जो बता रहे हैं कि शुष्क क्षेत्रों की फसल है और इसमें सिंचाई का प्रबंधन बहुत ही तरीके से करना चाहिए। और जीरे के जैसे सिंचाई प्रबंधन के लिए जीरे की बुआई करके तुरंत सिंचाई देनी चाहिए, और उसके बाद में जीरे में
पहली सिंचाई हल्की सिंचाई जो 8 दिन के बाद में देनी चाहिए। जीरे की फसल की मैं बता देता हूँ कि जीरे की जो बुआई होती है बहुत ही ऊपर यानी कि 1-1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई से नहीं करनी चाहिए। इससे यदि जीरे को ज़्यादा गहरा बो देते हैं तो वो जीरे का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है और ऊपर बोने के कारण पश्चिमी राजस्थान की जो सोइल है, वो ज़मीन है, जो ज़्यादा रेतीली होने के कारण उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं होने के कारण वो जल्दी सूख जाती है और इस कारण से ऊपर की परत जल्दी सूख जाने के कारण जीरे का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो जहाँ हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, वहाँ किसान भाई हर बुआई के तीसरे दिन से हर 3 दिन में जीरे की फसल में फुहारा से सिंचाई करे, यानी कि 10-12 दिन ऊपरी सतह पर नमी बनाई रखनी चाहिए। ये नमी बनाने से जीरा 10 से 15 दिन के बाद जर्मिनेशन होने लगता है। तो ये ज़रूरी है कि जीरा की फसल में नमी बनाए रखें और उसके बाद 30-35 दिन या 20-25 दिन की अवस्था से अंतराल से जीरे में सिंचाई करनी चाहिए। और एक ये ध्यान रखना चाहिए कि जीरा की फसल पकते समय लास्ट जब दाने बन रहे हैं तो उस टाइम यदि मौसम अच्छा नहीं हो, बादल हो, तो उस टाइम सिंचाई नहीं करें, अन्यथा नमी बढ़ने से इसमें ब्लाइट यानी झुलसा रोग का प्रकोप होने के ज़्यादा चांस रहते हैं और जीरे की फसल में नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, देखा आपने, ये छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देने की। ये कार्यक्रम आपके लिए है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ देखना चाहते हैं। यदि आपने कोई नवाचार किया है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।